बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है क्रूस्कल वेलस टेस्ट। सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, फिर इस टेस्टिंग प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिनमें एक न्यूमेरिकल इक्वल सैम्पल साइज़ का है और दूसरा अनइक्वल सैम्पल साइज़ का है। क्रूस्कल वेलस टेस्ट बेसिकली एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। हम लोग वन वे अनोवा यूज़ करते हैं और वन वे अनोवा की एप्लीकेशन के दौरान हम दो अजम्पशंस यूज़ करते हैं, जिनमें एक है नॉर्मेलिटी की और दूसरी है होमोसेडास्टिसिटी की। होमोसेडास्टिसिटी मतलब कि जो पेरेंट वेरिएंसेस हैं उनको हम यूनिफॉर्म तस्वर करते हैं। अब ये जो इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस वाली बात है, ये ऐसी अजम्पशन है कि जब ये हमें ना मिले, या वो जो नॉर्मेलिटी वाली अजम्पशन है कि हमारा जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये दोनों अजम्पशंस हमें ना मिलें तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम वन वे अनोवा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो वन वे अनोवा है ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो फिर इसका जो अल्टरनेटिव है वो हम यूज़ करते हैं, और इसका जो अल्टरनेटिव मेथड है वो है क्रूस्कल वेलस टेस्ट। अब ये जो क्रूस्कल वेलस टेस्ट है ये कम से कम 3 इंडिपेंडेंटली ड्रॉन सैम्पल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और हर सैम्पल के अंदर कम से कम 5 ऑब्जर्वेशंस होनी लाजमी है। इसके अलावा जो क्रूस्कल वेलस टेस्ट है ये एक राइट टेल्ड टेस्ट है, मतलब इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। जो इसका टेस्टिंग प्रोसीजर है ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शन का। तो हम नल हाइपोथेसिस में ज्यूम करते हैं कि तमाम जो मीन्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब जितनी भी ट्रीटमेंट जिनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उन सब का मीन यूनिफॉर्म है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि कम से कम 2 मीन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। हर क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। ये अल्फ़ा जो है इसे हम साइज़ ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक का है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने ये फार्मूला जो है ये यूज़ करना है, जो कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1। यहाँ पर k जो है ये नंबर ऑफ सैम्पल्स को इंडिकेट करता है। इसके अलावा ये जो ti है ये सम ऑफ रैंक्स है फॉर ith सैम्पल। सबसे पहले हमने जो डाटा हमें दिया जाएगा उस सारे डाटे को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद फिर हमने उसकी रैंकिंग करनी है, फिर हमने सम ऑफ रैंक्स फॉर ith सैम्पल डिज़ाइन करना है। चौथा स्टेप है क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन के अंदर जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है इसकी वैल्यू को हम इस टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो कि काई स्क्वायर के टेबल से हमें मिलेगी। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक की इस टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होगी तो फिर ये शेडेड एरिया में गिरेगी। शेडेड एरिया में आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी। और अगर ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं होती तो फिर इसका मतलब कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, ये वाइट पोर्शन में आ रही है।
तो एक्सेप्टेंस रीजन में टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इससे रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये इक्वल सैंपल साइज का है। यहाँ पर 3 सैंपल्स हैं और इन तीनों सैंपल्स के अंदर 10-10 वैल्यूज़ हैं। ये ABC 3 मेथड्स हैं और तीनों मेथड की जो परफॉर्मेंस है उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है कि तीनों मेथड यूज़ करने से जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ा है। तो क्रूस्कुल वेलिस टेस्ट की मदद से हमने इन मेथड की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको हमने टेस्ट करना है। तो हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि ये तीनों मेथड जो हैं ये इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि इनमें से कम दो जो हैं वो डिफरेंट हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे फॉर क्रूस्कुल वेलिस टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब इसमें जो TI है ये हमने डिज़ाइन करना है NI सैंपल के अंदर वैल्यूज़ की तादाद है। तो ये तीनों जो सैंपल हैं ABC या तीनों जो मेथड्स हैं उनके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी हमने रैंकिंग की है। ये जो ब्लैक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये सैंपल के अंदर जो मौजूद ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं और इनके ऊपर जो ब्लू कलर में नंबरिंग हुई है वो रैंक्स है। तो इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 56 है। तो 56 को मैंने 1 नंबर अलॉट किया। इसके बाद 61 है, इसको मैंने 2 नंबर अलॉट किया। देन 64 है, इसको 3 नंबर अलॉट किया। फिर 75 है, इसको 4 नंबर अलॉट किया। तो इसी मुनासबत से सारी वैल्यूज़ की हमने रैंकिंग कर ली और रैंकिंग करने के बाद अब हमने इन ब्लू नंबर्स को सम अप करना है। ये जो A के अंदर ब्लू नंबर्स हैं इनको सम अप करेंगे, B के अंदर जो ब्लू नंबर्स हैं, C के अंदर जो ब्लू नंबर्स हैं इनको सम अप करना है। इनको सम अप करके हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम T1, T2 एंड T3 बोलेंगे। यानी फर्स्ट सैंपल में जो रैंक्स हैं, सेकंड सैंपल में जो रैंक्स हैं, थर्ड सैंपल में जो रैंक्स हैं उनके सम हमने ले लिए। अब इनको हमने यूज़ करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक के फार्मूले में। तो ये हमारे पास T1 की वैल्यू, ये T2 की और ये T3 की वैल्यू, इन कीमतों को हम इस फार्मूले में रखते हैं। ये जो N है ये टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं। तो तीनों सैंपल में टोटल 30 वैल्यूज़ हैं, यानी 10-10 हर सैंपल के अंदर वैल्यूज़ हैं। तो ये N की जगह पर आ जाएगा 30। इसी तरह ये जो TI का स्क्वायर है तो यहाँ पर T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर और T3 का स्क्वायर, ये हमने तीनों सम निकाले हैं जो कि ये हैं। इन तीनों के हमने स्क्वायर लेने हैं। स्क्वायर लेके हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। -3 N की जगह पर आएगा 30। सारे को कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन का। तो इस कैलकुलेटेड वैल्यू को हमने अपनी टेबल की वैल्यू से कंपेयर करना है। तो ये जो काई स्क्वायर C है या इसकी जगह पर आप H भी लिख सकते हैं। ये जो आपने H यूज़ किया हुआ है तो यहाँ पर हम इस H की वैल्यू को यूज़ करेंगे और ये वैल्यू हमें टेबल से मिलेगी। अब K जो है ये यहाँ पर सैंपल्स की तादाद है, या आप ये कह लें कि 3 मेथड्स हैं जिनकी इफ़ेक्टिवनेस को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये K की जगह पर हम लिखेंगे 3। अब ये काई स्क्वायर के टेबल से हमने वैल्यू ली है 5.99। ये डॉक्टर अफजाल बेग साहब का टेबल है। इसमें ये 0.05 यूज़ होगा और इस तरफ से डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 - 1 से 2 बचा
तो ये 2 जो है यहाँ से आपने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया और इधर से 0.05, तो ये 5.99 हमारा आंसर आ रहा है। अब इस वैल्यू को हमने कंपेयर करना है। ये जो आंसर आया है इसको यहाँ पर रख के हम देखते हैं कि क्या हमारी ये कंडीशन पूरी होती है कि नहीं होती। तो आप नोटिस करें कि आपका ये जो आंसर है ये इससे छोटा है, मतलब ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। तो फिर ये वाला आंसर जो है ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में गिर रहा है। तो इस आंसर के एक्सेप्टेंस रीजन में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो तीनों मेथड्स हैं वो इक्वली इफ़ेक्टिव हैं, यानी 3 में से जो भी मेथड आप अडॉप्ट कर लें उससे जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। तीनों इक्वल इफ़ेक्टिवनेस को शो कर रहे हैं। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सैंपल जो है वो अनइक्वल है, मतलब हर सैंपल के अंदर जो वैल्यू की तादाद है वो डिफरेंट है। ये 4 बच्चों के ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 और इनके मार्क्स जो हैं ये हमें दिए गए हैं। बाय यूजिंग क्रूस्कल वैलेंस टेस्ट हमने ये चेक करना है कि जो बच्चों के चारों ग्रुप्स हैं ये इक्वली इंटेलिजेंट हैं, मतलब इनका जो IQ लेवल है वो सेम है। तो हम यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस बनाएंगे वो ये होगा कि चारों मीन्स जो हैं वो सेम है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा है कि कम से कम 2 मीन जो हैं वो डिफरेंट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम 5% यूज़ कर रहे हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो TI का स्क्वायर है, ये TI जो रैंक्स हैं हर सैंपल के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है उनकी रैंकिंग से जो रैंक्स आए हैं उनका सम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन चारों सैंपल्स को यूज़ करते हुए रैंकिंग करनी है। तो आप नोटिस करें कि ये जो ब्लैक नंबरिंग है ये ओरिजिनल डाटा है और जो ब्लू नंबरिंग है ये रैंकिंग है। तो इस डाटे में जो सबसे छोटी वैल्यू हमें नज़र आ रही है वो ये 59 है। तो 59 को मैंने 1 नंबर अलॉट किया है। उसके बाद ये 62 आ रहा है, तो इसको मैंने ये 2 नंबर अलॉट किया है। नेक्स्ट 65 है, तो इसको मैंने 3 नंबर अलॉट किया। तो इसी मुनासबत से ये सारा डाटा जो है ये रैंक हुआ है। एक चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो इशारिये में रैंकिंग दे रही हैं। इसका मतलब है कि ये टाइड ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर वैल्यूज़ में टाई पड़ी हुई थी। तो उन टाइड ऑब्जर्वेशंस की वजह से हमारा जो डाटा है ना वो इस तरह रैंक हुआ है। लेट्स सी कि ये 69 है, तो एक 69 ये भी है, इसका नंबर 5 है, इसका नंबर 6 है। तो 5 और 6 को जमा करके 11 बना, 11 को 2 पे तकसीम किया तो 5.5 आया। वो 5.5 मैंने इस 69 को भी दिया है और इस 69 को भी दे दिया। इस तरह टाइड रैंक से के लिए हमने रैंकिंग की है। अब जो हर सैंपल के अंदर ब्लू नंबर्स हैं जो कि रैंकिंग वाले नंबर हैं, इनको आपने सम अप करना है। इन ब्लू नंबर्स को सम अप करें तो सम अप करके ये आंसर हमारे पास आ रहा है 63। इन ब्लू नंबर्स को सम अप करेंगे तो 89 है, इनको सम अप किया 45.5, इनको सम अप किया तो 102 है। अब NI हर सैंपल के अंदर वैल्यूज़ की तादाद है। तो यहाँ पर 6 वैल्यूज़ हैं, इसमें 7 वैल्यूज़ हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 5 है। इन सभी को आप सम अप कर लें तो ये आपके पास से 24 वैल्यूज़ जो हैं ये आ जाएंगी, यानी N जो है हमारा सम ऑफ NI है, तो ये आ गया 24। अब इस डाटे को हमने यूज़ करना है और टेस्ट स्टैटिस्टिक के फार्मूले में पुटअप करना है। ये जो डाटा है N1, N2, N3, N4, इन सभी को सम अप किया 24, T1, T2, T3 एंड T4। ये सारे जो सम हैं रैंक्स के, इनको आप यहाँ पर यूज़ करें। N की जगह पर आ गया 24,
और ये टी आई यहाँ पर 1 2 3 4 लिखेंगे तो ये नंबर्स हमारे पास आ देंगे। अब ये इसका स्क्वायर बटा n1, फिर इसका स्क्वायर बटा n2, इसका स्क्वायर बटा n3, इसका स्क्वायर बटा n4, तो ये हमारे पास डाटा खुल जाएगा। -3 इंटू n प्लस 1, तो n की जगह आ गया 24। इस सारे को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, तो ये हमारा एंड रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्रिटिकल रीजन का। तो क्रिटिकल रीजन में हमने इस वैल्यू को, जो कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की है, उसे हम h भी कह सकते हैं, उसे हम काई स्क्वायर c भी कह सकते हैं। तो इसको हमने इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करना है। ये टेबल की वैल्यू हमें काई स्क्वायर के टेबल से मिलेगी। यहाँ पर k जो है ये 4 है, क्योंकि 4 सैम्पल्स हैं स्टूडेंट्स के जिनको हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। ये 4 ग्रुप हैं बच्चों के जिनकी इंटेलिजेंस को या जिनके IQ लेवल को हम स्टडी कर रहे हैं। तो काई स्क्वायर के टेबल से अल्फ़ा 5% और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे हमने ये वैल्यू लेनी है। तो ये आ रही है 7.81। तो इस वैल्यू को ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है h की, इसको हमने यहाँ पर रख के ऑब्ज़र्व करना है कि टेबल की वैल्यू से ये आंसर बड़ा है कि छोटा है। तो आप नोट करें कि ये जो आपका 9.5891 है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है। इसका मतलब कि ये वाला आंसर जो है ये हमारा CR में गिर रहा है, मतलब क्रिटिकल रीजन में ये वैल्यू आ रही है। तो जब टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने का मतलब ये कि जो चारों बच्चों के ग्रुप हैं, यानी स्टूडेंट्स के जो चारों ग्रुप्स हैं, वो IQ के लिहाज से इक्वल नहीं है, यानी उनमें कोई ग्रुप ऐसा है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।